डियर स्टूडेंट, आज हम अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का अगला टॉपिक गठबंधन सरकार की असफलता पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1989 से लेकर वर्तमान तक गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन ये गठबंधन सरकारें असफल रही। अधिकतर गठबंधन सरकार, इन गठबंधन सरकारों का कार्यकाल लंबा नहीं रहा और समय से पहले छोटे दलों द्वारा सरकार को गिरा दिया गया। जैसे 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद श्रीमती जयललिता द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण यह सरकार गिर गई और हमें दोबारा से लोकसभा के चुनाव कराने पड़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गठबंधन सरकार है वो असफल रही और इसका कारण रहा छोटे छोटे दल हैं वो सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दबाव बनाते रहे। अगर सरकार ने उनका दबाव नहीं माना तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिरा दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर गठबंधन सरकारें असफल रही हैं। हम बात करते हैं 1977 की गठबंधन सरकार की, तो वह भी अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद गठबंधन सरकार 1979 में बनी, वह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद गठबंधन सरकार 2004 में बनी, उस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ज्यादातर सरकार गठबंधन सरकारें हैं वो समय से पहले गिर गई या अस्थिर सरकारें रही। तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा गठबंधन सरकार की सफलता के सुझाव। वो क्या उपाय अपना सकते हैं हम जिनसे गठबंधन की जो सरकारें हैं वो सफल हो सकती हैं। उन उपायों की हम चर्चा करेंगे, उन सुझावों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सुझाव जो है वो है चुनाव पूर्व गठबंधन। गठबंधन 2 प्रकार का होता है, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव के बाद। अगर चुनाव होने से पहले कुछ दल गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो उसे चुनाव पूर्व गठबंधन कहते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद जब कुछ लोग सरकार बनाने के लिए छोटे दलों को अपने साथ लेकर गठबंधन करते हैं तो उसे चुनाव बाद गठबंधन कहते हैं। लेकिन चुनाव बाद किए गए गठबंधन ज्यादातर अवसरवादी होते हैं और वो सफल नहीं होते। वो केवल अवसर की सरकार बनाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए चुनाव पूर्व गठबंधन किया जाना चाहिए ताकि गठबंधन के जो दल हैं वो एक दूसरे के विचारों को चुनाव में समझ सके और जनता के सामने भी स्पष्ट हो कि यह गठबंधन चुनाव पूर्व किया गया है और यह उनके हितों को या उनके मुद्दों को सफलतापूर्वक उठाएगा। दूसरा है छोटे दलों को सरकार में शामिल करना। गठबंधन में ज्यादातर देखने में आता है कि कुछ दल सरकार को बाहर से समर्थन करते हैं, वो सरकार में शामिल नहीं होते। और ऐसे दल जब सरकार में उनकी बात को नहीं माना जाता तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। इससे सरकार का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए चाहिए कि जो भी दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं, गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उन दलों को सरकार में शामिल होना पड़ेगा। अनिवार्य रूप से उन्हें सरकार में शामिल किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए सरकार में शामिल होने के लिए, ताकि वे दल सरकार को गिराने का कार्य ना करें। तीसरा जो हमारा है
उपाय वो है नैतिकता का विकास। ज्यादातर गठबंधन अवसरवाद पर आधारित होते हैं और जिस दल के स्वार्थ पूर्ति नहीं होती वो गठबंधन से बाहर हो जाता है। तो गठबंधन सरकार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गठबंधन के जो दल हैं उनमें नैतिकता का विकास किया जाए, वो अपने नैतिक मूल्यों पर बने रहें और अनावश्यक रूप से सरकार गिराने का कार्य ना करे, ताकि सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा कर सके। चौथा हमारा जो उपाय है वो है बड़े दल द्वारा नेतृत्व। गठबंधन का नेतृत्व उस दल के द्वारा किया जाना चाहिए जो सबसे बड़ा दल है या दूसरे नंबर का दल है। कई बार देखने में आता है कि कुछ छोटे दल ही गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर केवल 54 सदस्यों के कारण भारत के प्रधानमंत्री बन गए और सरकार कुछ समय तक चलाई, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार गिर गई। तो अगर बड़ा दल गठबंधन का नेतृत्व करेगा तो उस सरकार का कार्यकाल लंबा होगा और लंबे समय तक चलने की संभावना बनेगी। पांचवा जो हमारा उपाय है वो है सर्वसम्मति से निर्णय। गठबंधन सरकार में निर्णय जो लिए जाते हैं वो किसी एक दल के द्वारा ना लिए जाए। अगर गठबंधन का नेतृत्व बड़ा दल कर रहा है तो वह निर्णय लेते समय छोटे दलों को अपने पक्ष में करे या उनकी सहमति से निर्णय ले। जब सभी दलों के गठबंधन के सभी दलों के आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा तो कोई भी दल किसी निर्णय पर विरोध नहीं करेगा या सरकार गिराने का कार्य नहीं करेगा। जो हमारा अगला उपाय है वो है समन्वय समिति का गठन। गठबंधन सरकार में एक समन्वय समिति का गठन किया जाए और गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता को इस समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि गठबंधन के दलों में अगर किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो यह समन्वय समिति उस विवाद या विरोध को हल करने का कार्य करे। और जब इस समन्वय समिति का अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ नेता होगा तो सभी गठबंधन के नेता उस व्यक्ति की बातों को मानने का कार्य करेंगे। यह हमारा गठबंधन सरकार की सफलता के सुझाव है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गठबंधन सरकार का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। गठबंधन सरकार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने भारतीय राजनीति को क्या दिशा दी और 1989 के बाद भारत की राजनीति किस ओर गई, उस विषय में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो गठबंधन की जो राजनीति थी इसका भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन नकारात्मक प्रभावों को हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव था वो है हमारा राजनीतिक अस्थिरता। गठबंधन की सरकारों के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। गठबंधन की ज्यादातर सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सबसे पहले 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार लगभग 2 वर्षों में ही गिर गई और उसके बाद दोबारा से चुनाव 1980 में दोबारा चुनाव कराया गया। उसके बाद 1989 में जो गठबंधन सरकार बनी जिसका नेतृत्व वीपी सिंह द्वारा किया गया, वह सरकार भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और सरकार गिर गई और 1991 में दोबारा चुनाव कराए गए।
तो गठबंधन की जो सरकारें थी, जो गठबंधन की राजनीति थी, उसने राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का कार्य किया। दूसरा है दल बदल को प्रोत्साहन। गठबंधन की राजनीति के कारण दल बदल को प्रोत्साहन मिला। बहुत से दलों के नेताओं ने पद प्राप्ति के लिए एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने का कार्य किया। अगर कोई नेता जिस दल से चुनाव लड़ा था वह दल सरकार बनाने में असमर्थ रहा, तो उस नेता ने अपने दल को छोड़कर उस दल में शामिल होने का कार्य किया जो दल सरकार बनाने जा रहा था। तो गठबंधन की राजनीति के दौरान जो 1985 का दल बदल विरोधी अधिनियम था, वो भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें, वो है प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद की प्रतिष्ठा का ह्रास। प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। गठबंधन सरकारों में इन दोनों पदों का प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ, क्योंकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, और यही व्यक्ति निर्णय लेने का कार्य करते हैं। लेकिन गठबंधन सरकार में जो गठबंधन के घटक दल थे, उन्होंने इनके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश की और प्रभावित किया, जिससे इन व्यक्तियों के पदों की प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है अवसरवादी सरकारें। गठबंधन की राजनीति से अवसरवादी सरकारें बनी। जैसे 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, और किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने कांग्रेस के मुखिया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पीवी नरसिंह राव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पीवी नरसिंह राव ने सरकार बनाने से मना कर दिया। उसके बाद जो तीसरा दल था जनता दल, उसके मुखिया श्री एच.डी. देवेगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, और कांग्रेस के समर्थन के कारण जनता दल, जिसे संयुक्त मोर्चा कहा गया, उसकी सरकार बनी। और यह एक अवसरवादी सरकार थी, क्योंकि जनता ने अपना वोट ज्यादा संख्या में या भारतीय जनता पार्टी को दिया था और दूसरे नंबर पर कांग्रेस को दिया था, जबकि सरकार बनाने में तीसरे नंबर का दल जनता दल कामयाब हो गया। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है नकारात्मक राजनीति का विकास। गठबंधन की राजनीति के कारण नकारात्मक राजनीति का भारतीय राजनीति में विकास हुआ, और जो सरकारें बनी वो एक दूसरे के विरोध के कारण बनी। जैसे जो 1998 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, वो कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण जनता दल के मुखिया एच.डी. देवेगौड़ा सरकार बनाने में समर्थ हुए। इसी प्रकार जो 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, वो
भाजपा विरोध के कारण बनने में सफल रही, क्योंकि ज्यादातर जो विपक्षी दल थे वो भाजपा विरोध के कारण एक तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का कार्य किया। इस प्रकार जो गठबंधन सरकारें बनी वो या तो भाजपा विरोध के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में बनी या कांग्रेस विरोध के कारण भाजपा नेतृत्व में बनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गठबंधन सरकार की राजनीति थी उसने भारतीय राजनीति का ह्रास किया और भारतीय राजनीति को नकारात्मकता की तरफ ले गई और इससे भारतीय राजनीति का भविष्य अंधकार में हुआ। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय जनता पार्टी का उदय और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। तो पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के उदय को स्पष्ट करता हूं। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी ने अपने एक और विभाजन की आधारशिला तैयार कर दी। जब जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। इससे 5 अप्रैल 1980 को 5 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने, जो कि जनता पार्टी के भाग थे, एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में एक नई पार्टी गठन करने का निर्णय लिया और 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इस पार्टी ने आने वाले 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें प्राप्त की। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें ही प्राप्त हुई पार्टी को। 1984 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली और इन 2 सीटों के साथ इस पार्टी ने अपनी शुरुआत की। अगला जो चुनाव हुआ 1989 की लोकसभा का, उस चुनाव में पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी और पार्टी 88 सीटों पर पहुंची और इस प्रकार से पार्टी लगातार विकास करते हुए 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह सरकार केवल 13 दिन चली। उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर
सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी और यह सरकार 13 महीने चली। उसके बाद 1991 के बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य किया और यह सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2004 तक सरकार चली और 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दूसरे नंबर पर रही और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में रही और पार्टी की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्य विपक्षी दल की नेता बने। 2014 के चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहली स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पिछले लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा बढ़ी और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए लोकसभा में 303 सीटें प्राप्त की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब यह सरकार वर्तमान में चल रही। तो इस प्रकार पार्टी ने जो पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी और उसकी पहले लोकसभा चुनाव में जिसने 1984 में केवल 2 सीटें प्राप्त की थी, आज एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना चुकी है 2 बार और वर्तमान में देश की सरकार चलाने का कार्य कर रही है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एवं कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पार्टी ने अब जो अपना एजेंडा रखा या अपनी नीति रखी है कार्यक्रम का, वो गरीबों के हित के लिए था और वो था गरीब लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। गरीब व्यक्तियों को 2 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। किसानों को सस्ते दर पर 4% की दर पर ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, किसानों के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे। महिलाओं के हितों के लिए पार्टी ने
जन धन योजना के तहत सभी महिलाओं के, गरीब महिलाओं के बैंक खाते खोलने का निर्णय लिया और उन बैंक खातों में 1500 रुपए जमा कराए जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया और पार्टी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हर प्रकार का निर्णय लेने का कार्य किया। इसका उदाहरण हमें वर्तमान सरकार में मिलता है। जब भारत पर पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और उस हमले का बदला लिया। तो पार्टी ने पाकिस्तान से तब तक बातचीत न करने का निर्णय लिया जब तक पाकिस्तान अपने देश के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को बंद नहीं कर देता। चौथा, युवाओं को रोजगार। पार्टी ने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हर वर्ष 1,20,00,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा। पांचवा जो हमारा पार्टी की नीति या कार्यक्रम है वो है सड़कों का विकास। भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का आरंभ किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और इस योजना को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का निर्णय लिया। उन गांवों तक भी पक्की सड़क बनाने का निर्णय लिया गया जिन गांवों की संख्या 500 है और हर महीने 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। अगला जो छठा जो पार्टी की नीति थी, पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी और क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है, इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उसकी पालना करते हुए राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। लास्ट, धारा 370 को समाप्त करना। भारतीय जनता पार्टी का जो विशिष्ट उद्देश्य था वो था जम्मू कश्मीर में धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था और जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को देश का हिस्सा नहीं मानते थे, उसे समाप्त करने का कार्य अपने एजेंडे में रखा था। और वर्तमान सरकार जो कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उस सरकार ने इस काम को करने का कार्य किया और उन्होंने 6 अगस्त 2019 को संवैधानिक संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना नीति बनाई थी अपने एजेंडे में, उसको पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी है। इस प्रकार से ये पार्टी के नीतियां एवं कार्यक्रम थे। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हम इतना ही कराएंगे। धन्यवाद।